साथियों नमस्कार, स्वागत है एक बार फिर से आपका चैनल में। ठीक है, हम लोग पीसीएस प्लस समीक्षा अधिकारी के प्री और मेंस के टेस्ट पेपर देख रहे हैं, जिसमें अभी जीएस के टेस्ट चल रहे हैं। समीक्षा अधिकारी के लिए हिंदी के टेस्ट अलग से होंगे। ठीक है, तो हमने जो है कल के वीडियो में 75 तक के प्रश्नों को देख लिया था। मतलब पिछले वीडियो में आप 76 से लेके जो है हम 105 तक के प्रश्नों को देखेंगे। ठीक है, तो चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, प्लीज़ आप सपोर्ट करिए। ठीक है, और बहुत सारे लोग होते हैं जो चैनल को अनसब्सक्राइब कर देते हैं। सब्सक्राइब करने के बाद पता नहीं उनको क्या पसंद नहीं आता है। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, सपोर्ट करेंगे तो मुझे भी अच्छा लगेगा। ठीक है, तो चलिए आज के प्रश्नों को हम शुरू करते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है, पहला कथन है आग्नेय चट्टानें दानेदार और क्रिस्टलीय चट्टानें हैं। ठीक है, कथन तो पहला कथन तो सही है, आग्नेय चट्टानें जो होती हैं वो दानेदार और क्रिस्टलीय होती हैं। दूसरा कथन है पृथ्वी की पपड़ी पर तलछटी चट्टानें हावी हैं, मतलब होती हैं। ठीक है, तो दूसरा स्टेटमेंट भी हमारा सही है कि पृथ्वी की जो पपड़ी पर तलछटी चट्टानें होती हैं। ठीक है, जो पपड़ी होती है पृथ्वी पर यानी अर्थ क्रस्ट जो होती है वहाँ पे सेडिमेंट्री रॉक्स पाई जाती हैं। ठीक, तीसरा है आग्नेय चट्टानों और अवसादी चट्टानों दोनों का रूपांतरण किया जा सकता है। बिल्कुल किया जा सकता है, तो तीसरा स्टेटमेंट भी हमारा सही हो जाएगा। तो हमारा कौन सा ऑप्शन सही है? हमारा ऑप्शन ए सही है। ठीक है, तीनों कथन सत्य हैं। आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न को देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा पीएम जलवायु परिवर्तन के लिए राष्ट्रीय कार्य योजना में शामिल नहीं है? ठीक है, शामिल नहीं है पूछ रहा है पीएम जलवायु के लिए। तो पीएम नेशनल एक्शन प्लान जो होता है, ठीक है, उसमें जो है क्लाइमेट चेंज के लिए कौन सा मिशन शामिल नहीं है? तो इसमें जो है जो मिशन दिए गए हैं इसमें से जो है स्वच्छ ईंधन पर राष्ट्रीय मिशन शामिल नहीं है। बाकी देखिए मैं बता देता हूँ कौन कौन सा शामिल है। राष्ट्रीय सौर मिशन शामिल है, राष्ट्रीय जल मिशन शामिल है, नेशनल मिशन फॉर सस्टेनेबल हैबिटेट शामिल है। ठीक है, और राष्ट्रीय ऊर्जा दक्षता के लिए राष्ट्रीय मिशन शामिल है, सतत पर्यावास पर राष्ट्रीय मिशन शामिल है, हिमालयी पारिस्थितिकी तंत्र को बनाए रखने के लिए राष्ट्रीय मिशन शामिल है, हरित भारत के लिए राष्ट्रीय मिशन शामिल है, सतत कृषि के लिए राष्ट्रीय मिशन शामिल है और जलवायु परिवर्तन के लिए सामरिक ज्ञान पर राष्ट्रीय मिशन शामिल है। तो जो मैंने बताया उसको याद कर लीजिए, चाहे तो नोट डाउन कर लीजिए। तो पीएम नेशनल एक्शन प्लान फॉर क्लाइमेट चेंज में जो है कौन सा शामिल नहीं है? तो स्वच्छ ईंधन पर राष्ट्रीय मिशन शामिल नहीं। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सी गैस मुख्य रूप से महासागरीय अम्लीकरण के लिए जिम्मेदार है? तो ऐसी कौन सी गैस होती है जो महासागरीय अम्लीकरण के लिए जिम्मेदार होती है? तो वो होती है कार्बन डाइऑक्साइड। महासागर अम्लीकरण वातावरण में जो है मानव प्रेरित कार्बन डाइऑक्साइड एकाग्रता में वृद्धि का प्रत्यक्ष परिणाम है। जैसे ही कार्बन डाइऑक्साइड समुद्र के पानी में घुल जाता है यह कार्बोनिक एसिड का निर्माण करता है। ठीक है, जिससे समुद्र का पानी समुद्र के पानी का जो पीएच मान होता है वो घट जाता है। ठीक है, माइनस में हो जाता है। एक प्रक्रिया जिसे सामूहिक रूप से यही एक प्रक्रिया है जिसे महासागरीय जो है अम्लीकरण कहा जाता है सामूहिक रूप से। तो कार्बन डाइऑक्साइड के कारण जो है महासागरीय अम्लीकरण होता है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। देखिए अगर हिंदी में समझ ना आए तो इंग्लिश की तरफ एक बार आप लोग देख लीजिएगा। एक तरफ झरना दिया हुआ है, एक तरफ राज्य दिया हुआ है। ठीक है, तो कौन सा झरना किस राज्य में है ये देखना है। ठीक है, तो तीरथगढ़ जो झरना है वो छत्तीसगढ़ में है। अगर आपने देखा होगा तो तीरथगढ़ झरना छत्तीसगढ़ में है और गोकक झरना जो है वो कर्नाटक में है। ठीक है, गोकक झरना कर्नाटक में है।
हाथी झरना हमारा जो है मेघालय में है और बिरथी झरना उत्तराखंड में है। ठीक है, बिरथी झरना उत्तराखंड में, तो हमारा ऑप्शन सी सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, राष्ट्रीय जलमार्ग 1 से नहीं गुजरता है। ठीक है, नहीं गुजरता है पूछ रहा है, तो राष्ट्रीय जलमार्ग 1 से कौन सा जो है नहीं गुजरता है? तो राष्ट्रीय जलमार्ग जो 1 होता है वो सबसे बड़ा लंबा जलमार्ग है, पता ही है। ठीक है, इसे गंगा भागीरथ हुगली जलमार्ग भी कहा जाता है। क्या? गंगा भागीरथ हुगली जलमार्ग। यह कहाँ से कहाँ तक है? यह है प्रयागराज से हल्दिया तक। ठीक है, पढ़े होंगे कहीं पर आपने। तो जो ये नेशनल वाटर वे, ठीक है, नेशनल वाटर, जैसे NH होता है तो नेशनल हाईवे होता है, और NW होता है तो नेशनल वाटर वे होता है। NW प्रथम कहाँ से कहाँ तक? प्रयागराज से हल्दिया तक। ठीक, तो जाती है। इसमें कौन कौन से शामिल हैं प्रदेश? इसमें उत्तर प्रदेश है, झारखंड है, बिहार है, पश्चिम बंगाल है। ठीक है, तो इसमें ओडिशा से नहीं गुजरता है। ठीक है, ओडिशा इसमें शामिल नहीं है। झारखंड, पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश, ठीक है, और बिहार। अगला प्रश्न है हमारा, पूर्व में काटी गई फसल के अवशेषों से फसलों की खेती कहलाती है। अगर मान लो पूर्व में कोई जो है फसल है वो काट ली गई है और फिर उसके अवशेष बचे हैं, उससे फसल फिर से की जा रही है, तो उसकी खेती को क्या कहा जाता है? उसे जो है रतून फसल कहा जाता है, रतून फसल। ठीक है, जैसे मान लीजिए गन्ना है, ठीक है, गन्ने की एक बार कटाई हो गई, ठीक है, तो अगली बार जब हम पेड़ी के लिए गन्ना रख देते हैं, उसे पेड़ी कहते हैं। हमारे यहाँ तो उसको पेड़ी बोला जाता है, आपके यहाँ क्या बोला जाता है आप कमेंट करके बता सकते हैं। ठीक है, हमारे यहाँ तो उसको पेड़ी बोला जाता है। तो गन्ने का जो अवशेष बचता है तो उसमें फिर जो है गन्ने की कटाई के बाद उसमें पानी सींच दिया जाता है, फिर उससे नए गन्ने के पौधे उग जाते हैं। ठीक है, तो उस फसल को रतून फसल कहा जाता है। ठीक है, गन्ने के अलावा और कौन सी फसल हो सकती है? जैसे केला हो गई, ठीक है, केला की फसल को भी छोड़ दिया जाता है तो नए केले उगाते हैं। और कौन सी फसलें हो सकती हैं आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है पूछा है। नहीं है, तो नहीं है वालों पे ज़्यादा ध्यान देंगे क्योंकि यही प्रश्न जो है एग्ज़ाम में हमें फंसा देते हैं। तो मेकांग जो है नदी वो मेकांग नदी दक्षिण चीन सागर में है, ये तो पता ही है, सही है। इरावदी नदी अंडमान सागर में है, बिल्कुल सही है। ठीक है, यांगची नदी प्रशांत महासागर में नहीं है, ये तो आप देखे ही होंगे मैप में। यांगची नदी जो है एशिया की सबसे लंबी नदी है, यह तिब्बत के पठार से निकलती है और पूर्वी चीन सागर में बहती है। कहाँ? पूर्वी चीन सागर में यांगची नदी। ये दक्षिण के पठार तिब्बत के पठार से निकलती है। तिब्बत का पठार देखे ही होंगे, ठीक है, तिब्बत के पठार से निकल के जो है, जैसे मान लीजिए चाइना का कुछ ये मैप है, ठीक है, इंडिया का ये मैप है, तो इधर जो है नेपाल हो गया, यहाँ पे ये नेपाल हो गया, ठीक है, यहाँ पे भूटान हो गया, ठीक है, तो यहाँ पे सिक्किम हो गया, यहाँ पे, ठीक है, ये हमारा अरुणाचल प्रदेश हो गया। तो अब यहाँ जो है तिब्बत बसा हुआ है, तिब्बत से निकल के ये यहाँ जो है दक्षिण चीन सागर है, पूर्वी चीन सागर है, इधर दक्षिण चीन सागर है, इधर पूर्वी चीन सागर है, तो यहीं पे ये जो है बहती है। ठीक, यांगची नदी। ठीक, अगला है अनुदरिया अरल सागर में, बिल्कुल सही है, अनुदरिया जो है अरल सागर में बहती है। अगला है प्रश्न, मिनमाता कन्वेंशन COP4 का आयोजन 21 से 25 मार्च 2022 में कहाँ किया गया है? ठीक है, तो मिनमाता कन्वेंशन COP4 का जो है आयोजन कहाँ किया गया? तो इसका आयोजन किया गया था बाली में। ठीक है, बाली में, BALI, बाली में किया गया था। ठीक, ये मिनमाता कन्वेंशन COP4 से संबंधित है, आयोजन बाली में 25 मार्च 2022 में किया गया था। ठीक, करंट अफेयर्स का प्रश्न है। आगे बढ़ते हैं, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। ठीक,
दिया हुआ है प्रश्न, कथन है हमारा, तारों में ऊर्जा नाभिकीय संलयन अभिक्रिया द्वारा उत्पन्न होती है। बिल्कुल सही, तारों में जो है नाभिकीय संलयन द्वारा जो है उत्पन्न होती है, और नाभिकीय रिएक्टर नाभिकीय विखंडन के सिद्धांत पर कार्य करता है। यह भी सही है। ठीक है, तो इसका मतलब यह हुआ कि हमारे दोनों ऑप्शन सही हैं। ठीक, आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन से जोड़े सही सुमेलित हैं। ठीक, तो कौन से जोड़े हमारे सही सुमेलित हैं? पहला कथन है कि लो अर्थ ऑर्बिट यानी संचार उपग्रह से संबंधित है। लो अर्थ ऑर्बिट, एक सेकंड, हाँ, हमारा 84 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है, हमारा प्रश्न है कि लवणता की वृद्धि के साथ पानी का घनत्व बढ़ता है। ठीक है, कथन ये कहता है, तो बिल्कुल सही है, लवणता में वृद्धि के साथ पानी का घनत्व जो है बढ़ता है। अगर जो है सैलिनिटी मतलब जो है उसमें नमक की मात्रा ज़्यादा बढ़ती जाएगी तो उसमें पानी का घनत्व भी बढ़ता जाएगा। ठीक है, अगला है कि पानी की लवणता में वृद्धि से वाष्पीकरण की दर घट जाती है। बिल्कुल घट जाएगी, जैसे जैसे उसमें सैलिनिटी बढ़ जाएगी मतलब लवणता बढ़ जाएगी तो जो है वाष्पीकरण की वृद्धि दर घट जाएगी। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन सी सही हो जाएगा, दोनों कथन सही है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा 85, भारत में मातृ मृत्यु दर 2017 से 19 पर विशेष बुलेटिन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। ठीक, तो कथन है हमारा पहला, केरल ने भारत में सबसे कम मातृ मृत्यु अनुपात दर्ज किया है। ठीक, ये कथन हो गया हमारा, ये कथन गलत है। ठीक है, अच्छा, कौन सा कथन गलत है? तो हमारा जो है कथन सही है। ये केरल ने भारत में सबसे कम मातृ मृत्यु दर दर्ज किया है। ठीक, बिल्कुल सही है। 7 राज्यों ने मातृ मृत्यु अनुपात का SDG लक्ष्य हासिल किया है, तो यह भी सही है। 7 राज्य में कौन कौन से जो है, असम, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश तो हैं। ठीक है, और अगला है, उत्तर प्रदेश ने भारत में सबसे अधिक मातृ मृत्यु दर दर्ज की है। गलत है, सबसे अधिक असम ने नहीं बल्कि सबसे अधिक उत्तर प्रदेश ने नहीं बल्कि असम ने दर्ज किया है। ठीक है, तो तीसरा गलत है, हमारा ऑप्शन ए हो जाएगा। केवल 3 गलत कथन पूछा था तो तीसरा हमारा गलत है। असम ने जो है सबसे अधिक मातृ मृत्यु दर दर्ज किया है, कितना? 205। उत्तर प्रदेश कितना? 167। तीसरा मध्य प्रदेश। ठीक है, मध्य प्रदेश 163, 167 यूपी और 163 MP। असम जो है 205। ठीक, आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। हमारा पहला कथन है, डफला और मिरी हिल्स शिवालिक का हिस्सा है। ठीक, उसके बाद ये सही है ऑप्शन, डफला और मिरी हिल्स जो है शिवालिक का हिस्सा है। दूसरा कथन है, अबोर और मिसमी पहाड़ियाँ कम हिमालय का हिस्सा है। ठीक है, कम हिमालय मतलब लेज़र हिमालय, निचले हिमालय, तो दूसरा हमारा ऑप्शन गलत है। इसका मतलब क्या हुआ कि डफला और मिरी, आबोर और मिसमी पहाड़ियाँ जो है अरुणाचल प्रदेश में स्थित हैं। ठीक है, कहाँ है? अरुणाचल प्रदेश में, कम हिमालय का हिस्सा नहीं है, अरुणाचल प्रदेश में है। और यह बाहरी हिमालय या शिवालिक हिमालय का हिस्सा है। किसकी हिस्सा है? शिवालिक का। तो अगर पूछ ले शिवालिक हिमालय का हिस्सा कौन कौन सी जो है पहाड़ियाँ हैं, तो आबोर है, मिसमी है, डफला है, मिरी है। ठीक है, ये चारों पहाड़ियाँ। तो हमारा कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन ए सही है, केवल एक। अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सी नदी ग्रैंड कैनियन बनाती है? तो अगर आप पढ़े होंगे तो जो है कोलोराडो नदी जो होती है वो ग्रैंड कैनियन बनाती है। ग्रैंड कैनियन क्या होती है? एक खड़ी किनारे वाली घाटी है जो
एरिजोना यूएस में कोलोराडो नदी द्वारा बनाई गई है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन पुराण रॉक सिस्टम का गठन करता है? कौन सा जो है पुराण रॉक सिस्टम का गठन करता है? तो इसमें से कौन सा ऑप्शन हमारा हो जाएगा? हमारा हो जाएगा कडप्पा और जो है विंध्यन। ठीक है, कडप्पा और विंध्यन। ठीक है, यही दोनों जो है रॉक सिस्टम का पुराण रॉक सिस्टम का गठन करते हैं। तो ऑप्शन हो जाएगा हमारा बी। ठीक है, 1 और 3। पुराण रॉक सिस्टम विंध्य और कडप्पा चट्टानों का गठन करता है। ठीक है, आर्कियन और धारकाड़ चट्टानों के क्षरण से बनते हैं और मुख्य रूप से अवसादी प्रकृति के होते हैं। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से किस जिले ने 2001 से 11 के दौरान उच्चतम दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर्शाई है? ठीक है, तो किस जिले ने उच्चतम जो है दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर्शा दी है? तो ये है हमारा गौतम बुद्ध नगर। ठीक है, गौतम बुद्ध नगर जिले ने 2001 से 2011 के दौरान उच्चतम दशकीय जनसंख्या वृद्धि दिखाई है। ठीक है, अगला है इंसुलिन में पाया जाने वाला खनिज है। तो इंसुलिन में कौन सा खनिज पाया जाता है बताइए? इंसुलिन में जो है जिंक पाया जाता है। ठीक है, याद रखिएगा इंसुलिन में जिंक पाया जाता है। आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। ठीक, प्रश्न कहता है कि प्रकाश किसी माध्यम के साथ साथ निर्वात में भी यात्रा कर सकता है। सही है। ठीक है, किसी भी माध्यम के साथ साथ निर्वात में भी प्रकाश यात्रा कर सकता है। अगला कथन है, प्रकाश की गति सभी माध्यमों में एक समान होती है। बिल्कुल गलत है, सभी माध्यमों में एक समान कैसे हो जाएगी? तो ऑप्शन ए सही है। ठीक है, प्रकाश किसी भी माध्यम के साथ साथ निर्वात में यात्रा कर सकता है और प्रकाश अलग अलग माध्यम से अलग अलग गति से यात्रा करता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने परमाणु के लिए ग्रहीय मॉडल आपने पढ़ा ही होगा, सुना भी होगा, प्रस्तावित किया? तो ग्रहीय मॉडल नील्स बोर जो है थे, उन्होंने ग्रहीय मॉडल परमाणु के लिए प्रस्तावित किया था। ठीक है, 1931 में जो है क्या हुआ था, 1931 में परमाणु के लिए नील्स बोर ने ग्रहीय मॉडल प्रस्तुत किया। इलेक्ट्रॉन एक केंद्रीय स्थिर नाभिक के चारों ओर निश्चित ऊर्जा के साथ निश्चित वृत्ताकार पथों में गति करते हैं, उन्होंने ऐसा दर्शाया था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है, प्रश्न कहता है हमारा कि तारों में ऊर्जा नाभिकीय संलयन अभिक्रिया द्वारा उत्पन्न होती है। सही है। नाभिकीय रिएक्टर नाभिकीय विखंडन के सिद्धांत पर कार्य करता है। यह भी सही है। तो हमारे ऑप्शन दोनों सही हो जाएंगे। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से जोड़े सही सुमेलित हैं? ठीक, जोड़े कौन से सही सुमेलित हैं? तो इसमें जो है तीनों जोड़े जो हैं वो सही सुमेलित हैं। लो अर्थ ऑर्बिट जो है संचार उपग्रहों के लिए यूज़ किया जाता है। मध्यम पृथ्वी की कक्षा जो है नेविगेशन प्रणाली यानी जीपीएस के लिए यूज़ किया जाता है। सही है। और ध्रुवीय कक्षाएं जो होती हैं वो निगरानी संचालन के लिए प्रयोग की जाती हैं। ध्रुवीय कक्षाओं का जो है उपयोग निगरानी संचालन के लिए किया जाता है। तो हमारा ऑप्शन डी सही हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। एंटीबॉडी प्रोटीन होते हैं जो हमारी प्रतिरक्षा, देखिए सही नहीं है, कौन सा कथन सही नहीं है पूछा है। ठीक है, तो एंटीबॉडी प्रोटीन होते हैं जो हमारी प्रतिरक्षा प्रणाली द्वारा निर्मित होते हैं। एंटीबॉडी क्या होते हैं? वो प्रोटीन होते हैं
जो हमारी प्रतिरक्षा प्रणाली द्वारा निर्मित होते हैं जब यह एंटीजन नामक हानिकारक पदार्थों पर लगाया जाता है। ठीक है, तो पहला ऑप्शन हमारा सही है। पूछा है कौन सा सही नहीं है। ठीक, एलिसा परीक्षण का उपयोग रक्त में एंटीबॉडी का पता लगाने के लिए किया जाता है, तो ये भी सही है हमारा। ठीक, तो अगर दोनों सही हैं तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, तो हमारा हो जाएगा ऑप्शन बी, ना तो एक ना तो दो, मतलब सही नहीं है पूछा है तो ना तो एक ना तो दो सही नहीं है, तो इसका मतलब दोनों सही हैं। ठीक, एलिसा का मतलब होता है एंजाइम लिंक्ड इम्यून्स। एलिसा का मतलब होता है, क्या मतलब होता है, एंजाइम लिंक्ड इम्यून्स। ठीक है, यह आमतौर पर रक्त में एंटीबॉडी का पता लगाने के लिए प्रयोग किया जाता है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, प्याज और लहसुन में मौजूद विशिष्ट गंध किसकी उपस्थिति के कारण होती है। तो जो प्याज और लहसुन में जो विशिष्ट गंध पाई जाती है वो किसकी उपस्थिति के कारण होती है, वो होती है सल्फर की उपस्थिति के कारण। ठीक है, प्याज में सल्फर पाया जाता है जिसकी वजह से वो उसकी गंध हमें महसूस होती है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित का मिलान करें। एक तरफ रोग दिया गया है, एक तरफ फसल दी गई है। ठीक है, कौन सा रोग जो है किस फसल से संबंधित है। तो रोगों के बारे में तो आप जानते ही होंगे, फसल के बारे में पढ़े भी होंगे कई बार एग्जाम में, तो जान लेते हैं। जो मोज़ेक रोग होता है वो किस में पाया जाता है, वो तंबाकू में पाया जाता है। ठीक है, अगला है बैक्टीरियल ब्लाइट, वो चावल में पाया जाता है। ठीक है, बैक्टीरियल ब्लाइट जो है चावल में रोग होता है। उसके बाद जो है टुंडू, टुंडू जो है पाया जाता है गेहूं में, और ब्लैक हार्ट पाया जाता है आलू में। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन ए सही हो जाएगा। ठीक है, ए सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है पूछा है। तो कौन सा युग्म हमारा सही सुमेलित नहीं है देख लेते हैं। पहला है डेगाना माइंस, टंगस्टन में है, बिल्कुल सही है। डेगाना माइंड जो है टंगस्टन में है, सही है। उमरिया जो है कोयला के लिए जो है प्रसिद्ध है, बिल्कुल सही है। जादूगुड़ा यूरेनियम के लिए, सही है। जवार कॉपर के लिए नहीं, गलत है। जवार जो है कॉपर के लिए नहीं, बल्कि उदयपुर में जवार खान जो है भारत में सबसे बड़ी जस्ता उत्पादक खान है, कॉपर नहीं जस्ता। ठीक है, जस्ता के लिए जो है उदयपुर में है ये राजस्थान में, जो जस्ता के लिए जानी जाती है। ठीक है, तो यही पूछा था कौन सा सुमेलित नहीं है, तो ऑप्शन डी हो जाएगा, यही सुमेलित नहीं है। अगला प्रश्न है, किस पंचवर्षीय योजना ने मानव संसाधन विकास पर जोर दिया। ठीक, तो 8वीं पंचवर्षीय योजना थी जिन्होंने 8वीं पंचवर्षीय योजना में मानव संसाधन के विकास को प्राथमिकता दी गई, जिसमें क्या क्या, रोजगार। ठीक है, याद रखिएगा क्योंकि पूछ लेता है रोजगार किस पंचवर्षीय योजना में, तो मैं लिख दे रहा हूँ रोजगार सृजन। ठीक है, रोजगार सृजन पर जोर दिया गया, कामा शिक्षा पर। ठीक है, साथ ही साथ जो है सार्वजनिक स्वास्थ्य पर, सार्वजनिक स्वास्थ्य पे। ठीक, तो ये 8वीं पंचवर्षीय योजना में हुआ, मानव संसाधन के विकास पर जोर दिया गया। आगे बढ़ते हैं अगला प्रश्न। हमारा अगला प्रश्न है, कौन सा जोड़ा सही सुमेलित है। ठीक है, जो जोड़े दिए गए हैं इनमें से कौन सा सही सुमेलित है देख लेते हैं। तो इसमें डॉव जोन्स जो है वो न्यूयॉर्क, यही सुमेलित है। ठीक है, डॉव जोन्स न्यूयॉर्क से संबंधित है,
FTI 100 जो है इटली से नहीं बल्कि कहाँ से संबंधित है, ये संबंधित है लंदन से। कहाँ से? लंदन से। फिर कोस्पी जो है टोक्यो से संबंधित नहीं है, कोस्पी संबंधित है कोरिया से। ठीक है, देख लीजिए, याद रखिएगा, कोरिया से। ठीक। उसके बाद नास्डैक रूस से नहीं है। ठीक है, नास्डैक क्या है? सेंसेक्स, जैसे यहाँ सेंसेक्स होता है, मतलब शेयर मार्केट का नाम है नास्डैक। ठीक है, तो नास्डैक किससे संबंधित है? वो USA से संबंधित है। ठीक है, ये सारे शेयर मार्केट है। SE 100 जो है लंदन, डाव जोन्स जो है न्यूयॉर्क, कोस्पी कोरिया, नास्डैक USA, और निक्केई टोक्यो का है, बोवेस्पा ब्राज़ील का है, MI बीटेल इटली का है, और सेंसेक्स जो है और निफ्टी जो है इंडिया का है। याद रखिएगा। अगला है, लोहे के क्षरण के लिए निम्नलिखित में से कौन से कारक जिम्मेदार हैं? ठीक है, तो लोहे का जो क्षरण होता है उसके लिए कौन से कारक जिम्मेदार हैं? तो नमी भी जिम्मेदार होती है, नमक भी जिम्मेदार होती है, और अशुद्धता भी जिम्मेदार होती है। मतलब तीनों जो है लोहे के क्षरण के लिए जिम्मेदार होते हैं। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कहता है, निम्नलिखित में से क्या प्रशांत महासागर में स्थित है? तो प्रशांत महासागर में कौन कौन सी चीज़ें स्थित हैं? तो प्रशांत महासागर में स्थित है चैलेंजर द्वीप। ठीक है, चैलेंजर द्वीप प्रशांत महासागर में है। प्यूर्टो रिको ट्रेंच कहाँ स्थित है? ये है अटलांटिक में, अटलांटिक। ठीक है, अटलांटिक महासागर में। ठीक है, महासागर में। और जावा ट्रेंच कहाँ है? अगर कोई पूछे जावा ट्रेंच कहाँ है, तो यह है हिंद महासागर में। कहाँ? हिंद महासागर में, हिंद महासागर। तो चैलेंजर हो गया प्रशांत में, प्यूर्टो रिको ट्रेंच हो गया ऑस्ट्रेलिया में, और जावा ट्रेंच हो गया हिंद महासागर में। तो हमारा कौन सा ऑप्शन सही है? हमारा ऑप्शन ए सही है, केवल एक। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन इंग्लिश चैनल और उत्तरी सागर को जोड़ता है? ठीक, तो इंग्लिश चैनल और उत्तरी सागर को कौन जोड़ता है? तो देख लेते हैं। इंग्लिश चैनल और उत्तरी सागर को कौन जोड़ता है? तो ये डोवर स्ट्रेट आपने देखा होगा, डोवर जल संधि जो है इंग्लिश चैनल और उत्तरी सागर को जोड़ता है। ठीक है, नॉर्थ सी और इंग्लिश चैनल को जो है डोवर सी जोड़ता है। इंग्लिश चैनल तो देखे ही होंगे, लंदन और फ्रांस के बीच में है। ठीक है, याद रखिएगा। और डेविड जल डमरू मध्य, बाकी जो दिए हैं उनका भी बता देता हूँ। डेविड जो जल डमरू मध्य है, ये जो है जोड़ता है किसको? बाफिन खाड़ी और अटलांटिक महासागर। किसको? बाफिन खाड़ी, बाफिन खाड़ी और अटलांटिक, अटलांटिक महासागर को। ठीक है, अटलांटिक महासागर को। बाकी हडसन किसको जोड़ता है? हडसन जल डमरू मध्य, हडसन जोड़ता है हडसन की खाड़ी, हडसन की खाड़ी, और किसको साथ में? और अटलांटिक महासागर। ठीक है, अटलांटिक महासागर को जोड़ता है। अब बचा मैगलन जल डमरू मध्य, तो मैगलन किसको जोड़ता है? मैगलन जोड़ता है प्रशांत और किसको? दक्षिण अटलांटिक महासागर, दक्षिण अटलांटिक महासागर को। ठीक है, महासागर को जोड़ता है। तो हमारा जो है इसमें कौन सा सही है ऑप्शन? हमारा है डोवर जल डमरू मध्य, इंग्लिश चैनल और उत्तरी सागर को जोड़ता है। ठीक, बाकी मैंने बता ही दिया है। अगला प्रश्न है हमारा,
निम्नलिखित का मिलान करें। एक तरफ पोर्ट दिया गया है, एक तरफ स्टेट दिया गया है, बंदरगाह और स्टेट। ठीक है, तो देख लेते हैं कौन सा बंदरगाह कौन से स्टेट में है। तो देखिए, कामराजर जो है वो है तमिलनाडु में। कामराजर बंदरगाह तमिलनाडु में। उसके बाद है दीनदयाल गुजरात में। ठीक है, दीनदयाल गुजरात में। मोरमुगाओ गोवा में। और पारादीप उड़ीसा में है। तो पारादीप से समझ में आ जाता है पहला नंबर यहाँ पे है और पहला नंबर यहाँ पे है। लेकिन एक चीज़ और हम देख लेंगे, कामराजर जो है तमिलनाडु में है। ठीक है, इससे आइडिया लग गया कि हमारा ऑप्शन डी सही है। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन से जोड़े सही सुमेलित हैं। ठीक, कौन से जोड़े हमारे सही सुमेलित हैं, तो देख लेते हैं। 24वां समानांतर भारत और पाकिस्तान के बीच है, एकदम सही है। 24वां समानांतर जो है भारत और पाकिस्तान के बीच में है, यानी जो है रेडक्लिफ। ठीक है, रेडक्लिफ ये 24वां समानांतर भारत और पाकिस्तान के बीच में। 38वां समानांतर क्या है, उत्तर और दक्षिण कोरिया के बीच। ठीक है, उत्तर और दक्षिण कोरिया के बीच। और 49वां समानांतर जो है यूएसए और कनाडा के बीच। ठीक है, यूएसए और कनाडा के बीच। अब देखिए, अन्य जो है महत्वपूर्ण जो है मैं बता दे रहा हूँ, अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं जो है किसके किसके बीच में है। तो मैकमोहन रेखा भारत और चीन के बीच है। डूरंड रेखा भारत और अफगानिस्तान के बीच है। रेड क्लिफ भारत और पाकिस्तान के बीच है। मैजिनॉट लाइन फ्रांस और जर्मनी के बीच है। ओडर नीस रेखा जो है जर्मनी और पोलैंड के बीच है। ठीक है, तो हमारा इसमें ऑप्शन सही हो जाएगा ए, मतलब तीनों सही आप दिए गए हैं। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ हम बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। सूची में जनजाति और सूची में मातृभूमि। एक तरफ जनजाति है, एक तरफ मातृभूमि, मतलब कहाँ पाए जाते हैं। ठीक, तो देख लेते हैं। जो तुओरेक्स जो है जनजाति है, तुओरेक्स जनजाति पाई जाती है सहारा में। कहाँ, सहारा में। तुओरेक्स सहारा में पाई जाती है। हाउसा पाई जाती है उत्तरी नाइजीरिया में। ठीक है, उत्तरी नाइजीरिया में। उसके बाद बेरबस पाई जाती है, बेरबर्स जो है पाई जाती है अल्जीरिया में। और जूलस पाई जाती है दक्षिण अफ्रीका में। तो हमारा कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा तुआरेक्स, कहाँ, सहारा में। हौसा जो है उत्तरी नाइजीरिया में। बेरबर्स जो है अल्जीरिया में। और जूलस दक्षिण अफ्रीका में। इसका मतलब हमारा ऑप्शन डी सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, एनीमोमीटर का उपयोग मापने के लिए किया जाता है। तो एनीमोमीटर का उपयोग जो है क्या मापने के लिए किया जाता है, तो एनीमोमीटर का प्रयोग जो है वायु के वेग को मापने के लिए किया जाता है। ठीक है, तो हवा के वेग को मापने के लिए एनीमोमीटर का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, अगला है, किसी वस्तु की घूर्णन गति मापने के लिए प्रयुक्त उपकरण क्या कहलाता है, तो उसको टाइकोमीटर कहते हैं। ठीक है, कोई वस्तु घूर्णन कर रही है, अगर वो घूम रही है तो उसके जो है गति कितनी है उसको मापने के लिए टाइकोमीटर का प्रयोग किया जाता है। ठीक, आगे बढ़ेंगे अगला प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है, जीवा कार्यक्रम के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। जीवा कार्यक्रम। ठीक है, जीवा कार्यक्रम के बारे में देख लेते हैं कौन सा कथन सही है। ठीक है, इसे कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया गया है, गलत है। ठीक है, इसे जो है नाबार्ड द्वारा शुरू किया गया है। ठीक है, किसके द्वारा,
नाबार्ड के द्वारा, ना कि कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा। ठीक है, नाबार्ड के द्वारा शुरू किया गया है, लॉन्च किया गया है। ठीक है, कब लॉन्च किया गया था इसको? फरवरी 2022 में। ठीक है, फरवरी 2022 में जीवा कार्यक्रम लॉन्च किया गया था। इसे प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिए लॉन्च किया गया है। बिल्कुल, ये स्टेटमेंट सही है। जीवा कार्यक्रम जो है प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिए शुरू किया गया है। हमारा अंतिम प्रश्न है, हमारे सौर मंडल का सबसे बड़ा उपग्रह कौन सा है? उपग्रह पूछ रहा है, तो हमारे सौर मंडल का सबसे बड़ा उपग्रह जो है चंद्रमा। कौन सा? चंद्रमा। ठीक है, नहीं चंद्रमा नहीं है, सॉरी, उपग्रह पूछा है तो गैनीमेड है। ठीक है, गैनीमेड जो है सौर मंडल का सबसे बड़ा चंद्रमा है। ठीक है, बुध ग्रह से भी बड़ा है। ठीक, एकमात्र ऐसा चंद्रमा है जो अपने आंतरिक रूप से उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र के लिए जाना जाता है। तो हमारे सौर मंडल का सबसे बड़ा उपग्रह कौन सा है? गैनीमेड है। ठीक, तो ये हो गए हमारे 110 प्रश्न। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा, क्योंकि बहुत बेहतरीन प्रश्नों को शामिल किया गया है इसमें। अगर वीडियो पसंद आया है तो लाइक कर दीजिए, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। ठीक है, पिछले वीडियो अगर आप लोगों ने नहीं देखे तो जाके देख लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, थैंक यू सो मच।